चलिए समझते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं और एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो होती है वो किस तरीके से मॉडिफाई होती है। देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक बार लिख देते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर देखा है। इसमें क्या होता है, इवेंट ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना। तो क्या होता है, इवेंट ए इंटू इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। कंडीशन होती है कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी शुड नॉट बी 0। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। अब यही फॉर्मूला इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कैसे काम करेगा। मान लीजिए ए और बी यदि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। यदि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। और मान लीजिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हैपनिंग टुगेदर, या ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स इट। ये किसके लिए बन जाएगा फॉर्मूला, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये फॉर्मूला होगा और डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया बच्चों, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो हमने लास्ट टॉपिक क्लियर किया था उस टॉपिक में से हमने ये फॉर्मूला निकाला है। और सेम फॉर्मूला मॉडिफाई होके बन जाएगा ये, यानी कि ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ए के होने की प्रोबेबिलिटी इनटू बी के होने की प्रोबेबिलिटी, ये बनेगा इंडिपेंडेंट के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन मोर और लेस एक आध साल छोड़ के आता ही है। तो इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे एग्जाम में कि कौन सी इवेंट इंडिपेंडेंट है और कौन सी इवेंट डिपेंडेंट है। जो एग्जाम्पल लेते हैं एक प्लेइंग कार्ड के डेक का और दो इवेंट डिफाइन करते हैं। इवेंट ए करते हैं लेट्स से ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड। ठीक है जी, ये एक इवेंट डिफाइन कर दिया हमने कि यदि डायमंड का कार्ड निकल के आता है तो इवेंट ए है ये। और इवेंट बी डिफाइन करते हैं ड्रॉइंग अ किंग। ठीक है बच्चों, यदि किंग कार्ड निकल के आता है या जिसको राजा भी बोल सकते हैं, तो किंग निकल के आता है तो हम बोलते हैं कि इवेंट बी हुई है, और डायमंड निकल के आता है तो बोलते हैं इवेंट ए हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा, एक प्लेइंग कार्ड्स है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है जी, डायमंड कितने होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं। तो डायमंड यानी कि ईंट का पत्ता ही बोलते हैं ना हिंदी में, ईंट का पत्ता। तो 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं। इस तरीके से 4 सूट्स होते हैं ना, स्पेड, डायमंड और क्लब। ठीक है, इस तरीके से 4 सूट होते हैं आपके पास। तो 13 पत्ते का सेट होता है। तो ड्रॉइंग अ डायमंड यानी एक डायमंड का पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि टोटल फेवरेबल केसेस यानी कि टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स इन दी डेक ऑफ कार्ड जो कि 13 होते हैं, 13 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल केसेस यानी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड इज 1/4। ठीक इसी तरह से देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग। अब ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं ना, तो टोटल किंग कितने हो गए 4 और टोटल पत्ते होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1/13, यानी कि डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 और किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13। अब देखते हैं कि किंग ऑफ डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि इवेंट ए और बी दोनों का एक साथ होना, यानी किंग भी होना चाहिए और डायमंड का होना चाहिए। तो कितने डायमंड के किंग होते हैं एक ताश के पत्तों में, ताश की गड्डी में कितने डायमंड के किंग होते हैं, ओनली 1। ठीक है जी, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 1 और टोटल केसेस हो गए 52। तो ये प्रोबेबिलिटी यानी कि इवेंट ए और इवेंट बी दोनों एक साथ हो जाएं
इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/52। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अभी आप लोगों ने देखा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड क्या डिफाइन थी ये, इसको याद रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी बोलते हैं ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमने देखा था इनिशियल लेक्चर में कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को ही रीयूज करके रीशफल करके हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाली थी। तो फॉर्मूला क्या था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हैपनिंग टुगेदर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है उस एग्जाम्पल पे सेट करके देखते हैं इस फॉर्मूले को। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं व्हेन बी हैज हैपेंड। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों इवेंट का एक साथ होना क्या थी 1/52। तो 1/52 बच्चों ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल हमें क्लियर कर देगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या फ़र्क होता है। प्लस ये फॉर्मूला जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला था उससे ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका स्टार मार्क क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है, इंडिपेंडेंट, ये ध्यान रखना बच्चों। इंडिपेंडेंट इवेंट जैसे सामने आई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिल्कुल थंब पे होना चाहिए फॉर्मूला, याद रखना चाहिए इस फॉर्मूले को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे इस डेटा को इस फॉर्मूले में रख के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था बच्चों 1/13। ठीक है, तो ये क्या हो गया 13 से 52 कट जाएगा 1/4। ठीक है जी, और 1/4 क्या आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी था, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो क्या देखा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्चुअली, यानी बी के होने से इसको कुछ फर्क पड़ा नहीं। एक और रिवर्स एग्जांपल देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, बच्चों ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो ये चीज, ये और ये एक ही बात है। ठीक है, चलिए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था 1/52। ओके बच्चों, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 1/4, दिस इज इक्वल टू 1/13 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्चुअली। तो आपने क्या देखा कि इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्चुअली, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज टेकन प्लेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकेले निकालो या ये कह के निकालो कि ए हो चुका है, अब बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों ही एक ही आ रही है। इसका मतलब बी और ए आपस में, बी का होना और ए का होना आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा। बी के अकेले के होने की प्रोबेबिलिटी और बी के ए के साथ होने की प्रोबेबिलिटी, यानी ए के घटित होने के बाद बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी या बी के अकेले घटित होने की प्रोबेबिलिटी बराबर आ रही है। सिमिलरली ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है या ए की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी यानी केवल ए हो रहा है वो प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब ए और बी आपस में, ए और बी इवेंट का एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी इवेंट्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करना। दोज इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स व्हेन ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड इवेंट। ऐसा क्यों हुआ, ये इंडिपेंडेंट क्यों हुई, एक ध्यान से एक लॉजिक को समझने की कोशिश करना बच्चों। ताश के पत्ते मैंने क्या किए थे, एक पत्ता निकाला, चेक किया वो किंग है या डायमंड है, ठीक है, उसको वापस रिप्लेस कर दिया, फिर एक पत्ता और निकाला। तो सोच के बताओ, जब मैंने पत्ते वापस रख दिए तो गड्डी तो वैसे ही हो गई ना जैसे पहले थी। तो मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट जो कर रहा हूँ वो उन्हीं सिनेरियो में हो रहा है जैसे फर्स्ट हुआ था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यदि पहला पत्ता निकाल के मैं हटा देता और फिर सेकंड पत्ते के लिए ड्रॉ करता
तो फर्क पड़ जाता, तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाती। यदि मैंने पत्ते को वापस रख दिया, रिप्लेस कर दिया, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई। यानी सेकेंड केस में ड्रॉ करने का, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो पूरे 52 कार्ड्स में से ड्रॉ हो रहा है। एक कार्ड के मतलब पहली इवेंट के कारण जो हमने कार्ड हटाया था उसको रिप्लेस कर दिया, तो पहली इवेंट का कोई फर्क पड़ा ही नहीं सेकंड इवेंट पे, तो ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो गई। इसीलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक्चुअली दिस इज द गिस्ट ऑफ द स्टोरी, यही सार है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जिस इस फॉर्मूले में लिखोगे जैसे ही कि आपने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो जैसे ये चीज मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगी वैल्यू इक्वल टू इस वैल्यू के, यानी कि b व्हेन a हैज ऑकर्ड इज इक्वल टू b इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये होता है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए और ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए दो डाइस में रोल कर रहा हूं, तो पहली डाइस पे मान लीजिए मैं बोलता हूं लेट मी डिफाइन इवेंट a एज कमिंग ऑफ इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। ठीक है, सेकेंड इवेंट में डिफाइन करता हूं कि कमिंग इन ऑड नंबर ऑन दी सेकेंड डाई। तो सोच के बताइए कि पहली डाई को इवन नंबर आए या ऑड नंबर आए, सेकेंड डाई को फर्क पड़ेगा उससे? नहीं पड़ेगा ना। सेकेंड डाई को कुछ मतलब नहीं है फर्स्ट डाई पे क्या आया था, वो तो फर्स्ट डाई आप रोल करो चाहे ना करो, पहली इवेंट चाहे हैपन हो, घटित हो या ना हो, सेकेंड डाई तो जो आना है वो आएगा। यानी सेकेंड डाई इंडिपेंडेंट है फर्स्ट डाई के रिजल्ट से या फर्स्ट डाई के रोल होने ना होने से। ठीक इसी तरह से यदि आपने कार्ड वापस रख दिया और फिर आप सेकेंड कार्ड निकाल रहे हो, तो पहली इवेंट उसके हिसाब से तो हुई नहीं, उसको क्या पता कि कार्ड वापस रखा गया या कार्ड कभी निकाला ही नहीं गया। समझे? सेकेंड जो कार्ड मैंने ड्रॉ किया वो पूरे 52 कार्ड्स में से ड्रॉ किया, तो इट इज जस्ट लाइक कि फ्रेश गड्डी में से कार्ड निकाल रहे हैं, उसके पहले कोई इवेंट हुई नहीं है, यानी कि उसको पहले हो चुकी इवेंट से कोई लेना देना नहीं था। तो कोई भी दो इवेंट जो आपस में एक दूसरे के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे डाइस का रोल करना या कॉइन्स में टॉस करता हूं, तो पहले कॉइन पे हेड आए या टेल आए, सेकेंड बार जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो उस पर हेड या टेल आना इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि पहले वाले कॉइन पर क्या आया था। तो बच्चों टू ब्रीफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, probability of event E when F has occurred, if this can be written as probability of E only। तो क्या कहेंगे कि E और F इंडिपेंडेंट है, साथ के साथ क्या probability of F, probability of event F when E has occurred is equal to प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अलोन। ये डेफिनेशन होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, यानी ई का एफ के साथ होना या ई का अकेले होना एक ही बात होगी। और जैसे ही आप ये चीज़ रिप्लेस करोगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, तो आपका फॉर्मूला बन के आएगा ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है कि what is the probability of 3 consecutive head in 3 consecutive trial of a coin। तो कैसे करोगे इसको? पहले ट्रायल में क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए, सेकेंड ट्रायल में आना चाहिए हेड, और थर्ड ट्रायल में भी आना चाहिए हेड। अब ये जो 3 कंसेक्यूटिव टॉस हैं कॉइन के, वो इंडिपेंडेंट है। पहले कॉइन का रिजल्ट सेकेंड कॉइन के रिजल्ट को, सेकेंड कॉइन के टॉस के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम फेयरली कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट बी एंड इवेंट सी टुगेदर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। ये चीज़ आप 3 से ज़्यादा के लिए भी, 3 से ज़्यादा इवेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हो ना। यदि 4 इवेंट हैं तो चारों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चारों इवेंट का इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन। ये होता है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की स्टोरी। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन था, पहले कॉइन पर, पहले टॉस पर हेड आना है,
सेकंड पे हेड आना है और थर्ड पे भी हेड आना है। तो पहले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2, ईजी है, ठीक है जी, इनटू सेकंड कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और थर्ड पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो कितना हो गया ये? 1/8। तो ये क्या हो गया? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कंसेक्यूटिव हेड्स इन 3 कंसेक्यूटिव टॉस ऑफ अ कॉइन। आइए बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली आपसे क्या पूछा जाएगा कि चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी, यानी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं ये प्रूव करके बताओ कि इंडिपेंडेंट है तो वो प्रूव करो, यदि डिपेंडेंट है तो वो प्रूव करो। इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में मान लीजिए आता है, तो आपको क्या करना है उसके लिए क्वेश्चन पिक किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको वैसे आपका एक्सपीरियंस से मालूम चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में 2 डाइस हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है, एक ही डाइस है, उसको 2 बार थ्रो करते हैं। लेट इवेंट ए बी शोइंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो एंड इवेंट बी इज शोइंग ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो। चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी, यानी कि पहली बार में इवन नंबर आना चाहिए और सेकेंड बार में ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। ये 2 इवेंट डिफाइन कर दी। तो आपको जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी कि 2 अलग अलग डाइस हैं या एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करते हो तो पहले डाइस का रिजल्ट दूसरे डाइस के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करता, वो एक अलग इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये आप अपने डे टू डे के एक्सपीरियंस से समझते हो कि एक डाई को मैं रोल कर रहा हूँ तो उससे पहले डाई पे क्या आया था, उससे दूसरे वाले डाई दूसरे टाइम जो हम रोल कर रहे हैं उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये आप अपने डे टू डे एक्सपीरियंस से समझते हो। अब इसको मैथमेटिकली हमें प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। सबसे पहले माइंड में रखोगे कि यदि 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? ये लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी हैपनिंग टुगेदर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी का मल्टीप्लिकेशन। यदि ये फॉर्मूला हम प्रूव कर दें, ठीक है, तो हम ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और यदि ये प्रूव नहीं होता है तो मतलब वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हमारा काम क्या रह गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकालना, यानी ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालना। यदि ये तीनों चीज़ें हम इंडिविजुअली निकाल लेते हैं और इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए देखें क्या करते हैं। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को निकालने का क्या तरीका होता है? सैंपल स्पेस देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देखो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस देखो। बच्चों आपको सैंपल स्पेस नहीं पता है तो एक बार बेसिक वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं एक बीच में क्वेश्चन समझाते समय रिकैप में बता देता हूँ कि सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका एग्जैक्ट रिजल्ट प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हमें मालूम होता है कि क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि मैं यदि एक कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझे मालूम है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं मालूम कि क्या आएगा, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। और सैंपल स्पेस क्या हो गया? जो जो आउटकम पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है? हेड पॉसिबल है, टेल पॉसिबल है, तो 2 ही सैंपल पॉइंट हुए, हेड और टेल, और दोनों को मिला के एक साथ लिख दोगे तो बन जाएगा सैंपल स्पेस, ठीक है। हमारे इस वाले केस में क्या है? एक डाई को 2 बार रोल किया गया, ठीक है जी। डाई को रोल करते हैं तो क्या आता है? 1 से लेके 6 तक का कोई नंबर अपीयर होता है, ठीक है जी। तो 2 बार रोल कर रहे हैं तो क्या होगा? 2 नंबर मिलेंगे, पहली बार रोल करने का नंबर और सेकेंड टाइम रोल करने का नंबर, दोनों को कंबाइन करके हमें सैंपल स्पेस बनेगा, इवेंट ए और बी को कंबाइन करके। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारे पास? सैंपल स्पेस में वो सारे आउटकम्स आएंगे जो कि पॉसिबल हैं। तो क्या पॉसिबल है? पहले डाई पे आ सकता है 1, सेकंड पे आ सकता है 1, पहले पर 1 दूसरे पर 2, ऐसे करते जाइए, पहले पर 1 और दूसरे पर 6 आ सकता है। इसी तरीके से पहले पर 2 दूसरे पर 1, ऐसे जाते जाइए तो पहले पर 2 दूसरे पर 6, इस तरह से करते करते फाइनली पहले पर 6 दूसरे पर 1, ठीक है जी, पहले पर 6 दूसरे पर 2, ऐसे करते करते आखिरी में पहले पर भी 6 और आखिरी में भी 6। ये आपका हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है। तो
इनमें से कोई रिजल्ट आपके पास आएगा जिसमें इस ऑर्डर पेयर का पहला नंबर क्या दिखा रहा है, पहले बार रोल करने का रिजल्ट, और ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, दूसरी बार रोल करने का रिजल्ट। ठीक है बच्चों, तो पहली बार अब ये क्या है, इवेंट ए कैसे डिफाइन की गई थी, इवेंट ए थी शोइंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। तो पहले वाले जो ऑर्डर पेयर का पहला वाला एलिमेंट है वो इवन कितनी जगह है, एक 2 के लिए होगा, एक यहाँ 4 के लिए होगा, है ना। एक बार लिख देता हूँ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये 5,1, तो 6, 4 और 2, इस पूरी लाइन में पहला एलिमेंट इवन होगा, इस पूरी लाइन में पहला एलिमेंट इवन होगा, और इसमें यानी मेरे पास देखो आपको पता है कि ये एक रो में या एक लाइन में कुल 6 नंबर्स होंगे ना, 1 2 3 4 6, 6 के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे करते करते इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, टोटल 18 तरीके ऐसे हैं या 18 सैंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें पहली डाई पर इवन नंबर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कैलकुलेट करते समय हमारे पास फेवरेबल केसेस आ गए 18, क्योंकि ए क्या कहती है, ऐसी इवेंट ए कहती है कि पहली डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए, तो हमारे फेवरेबल केसेस हो गए 18। ठीक है बच्चों, और टोटल सैंपल पॉइंट कितने हैं, 36, तो प्रोबेबिलिटी बन के आ गई 1/2, यानी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। सिमिलरली इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, इवेंट बी है सेकंड टाइम में या सेकंड जब रोल करते हैं उसमें ऑड नंबर आना चाहिए, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो ऑड होना चाहिए। तो सेकंड एलिमेंट कितनी जगह ऑड होगा, यहाँ 1 1 1 1 सब जगह ऑड है। सिमिलरली 3 वाली लाइन और एक 5 वाली लाइन, तो हमारे पास 3 ऐसे वर्टिकल लाइंस होंगे, ठीक है, जिसमें सेकंड एलिमेंट ऑड होगा। फर्स्ट एलिमेंट से मतलब नहीं है, जब हम ये कहते हैं कि सेकंड डाई के रोल का रिजल्ट ऑड होना चाहिए तो उसका मतलब है कि पहले का कोई मतलब नहीं है। जिन जिन रिजल्ट में सेकंड डाई इवन आ रहा है वो सारे इवेंट बी के फेवरेबल केसेस होंगे। तो कितने होंगे कुल, एक तो ये कॉलम बन गया 6 का, एक बनेगा 1,3 का, ठीक है, एक बनेगा 1,4 और एक बनेगा 1,5 का। देखिए बच्चों, मैंने कन्वीनियंट के लिए एक बार इसको पूरे सैंपल स्पेस को प्रॉपर्ली लिख दिया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी यानी कि सेकंड थ्रो में ऑड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो किन किन नंबर्स पे ऑड आ रहा है, देखिए इस कॉलम में सेकंड थ्रो पे ऑड आ रहा है, इस कॉलम में ऑड आ रहा है और इस कॉलम में ऑड आ रहा है। टोटल नंबर कितने हो गए, 6 + 6 + 6, 18 ऐसे सैंपल पॉइंट्स हैं जिनमें सेकंड थ्रो में ऑड नंबर आ रहा है। तो टोटल फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट बी इज 18। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार, ठीक है। और टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 36, 6 रो है हमारे पास, ईच रो कंटेन्स 6 सैंपल पॉइंट्स, तो टोटल 36 सैंपल पॉइंट्स। तो ये हो गया 1/2। आपको इनिशियली मैंने बता दिया है कि जब ये चेक करने के लिए पूछा है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, तो क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है और चेक करना है कि ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो आपने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल ली 1/2, इवेंट बी की निकाल ली 1/2। अब आपको निकालना है ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पहले थ्रो में इवन और सेकंड थ्रो में ऑड। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी हैपनिंग टुगेदर, यानी पहले बार में आना चाहिए इवन नंबर, यानी कि ये वाली रो, ठीक है, और सेकंड टाइम में क्या आना चाहिए, ऑड नंबर, यानी कि ये हमारा सैंपल पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों में इवन आ रहा है तो ये हमारा सैंपल पॉइंट नहीं हुआ। सिमिलरली ये और ये इसमें क्या क्या आ रहा है बच्चों, पहला पॉइंट इवन, दूसरा पॉइंट ऑड। ध्यान से देखना बच्चों, जितने भी पहले इवन दूसरे ऑड के हैं वो मैं लेने आता। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फेवरेबल केस बन रहे हैं जिसमें पहला इवेंट या पहला पॉइंट या पहला रिजल्ट इवन है और सेकंड रिजल्ट ऑड है। तो इसके फेवरेबल केसेस हो गए 9 और टोटल सैंपल पॉइंट्स हैं 36। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी ए और बी के कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4।
अब इस फॉर्मूला में पुट करके आप देख सकते हैं, इजीली लिख सकते हो, पुटिंग दीज वैल्यूज ठीक है, इन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, क्या आ रहा है, 1/4 इज इक्वल टू 1/2 डॉट 1/2 इज इक्वल टू 1/4। आप लिख दो क्या आखिरी में, सिंस the rule for independent event is being followed, या the given data follow the formula for independent events, therefore the given events A and B are independent events। तो एग्जाम में आप इस फॉर्मूले के थ्रू प्रूव करके आओगे बच्चों कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, सिंपल है। यदि आप थोड़ा सा CBSE की बुक की भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंडिपेंडेंट इवेंट मुश्किल नहीं लगेगा। और हम लोग मेन कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल मैक्सिमम, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेके हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हम फर्दर वीडियोस अपलोड करेंगे जिनमें हम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और थोड़ी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और CBSE में लास्ट ईयर आई हुई प्रॉब्लम भी होंगी और CBSE के लिए एक्सपेक्टेड या सैम्पल प्रॉब्लम्स भी हम लोग उसमें डालेंगे। तो वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा। उसको करना इज इक्विवेलेंट कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के बिना मैथ्स नहीं होता है। तो प्रैक्टिस एज मैनी प्रॉब्लम्स एज यू कैन डू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can write to us directly. We will try to reply all of your queries.